हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना 6th चैप्टर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने एक पहला जो पोर्शन है इसका वो कंप्लीट कर लिया था और वो पहला पोर्शन है जल का अवशोषण। इस चैप्टर में हमने जल के अवशोषण के बारे में पहली बात पढ़ी है कि पादपों में जल के अवशोषण के लिए कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। हमने पढ़ा है कि जो निम्न श्रेणी के पादप हैं उनमें जल अवशोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है और उनकी हर एक कोशिका जल और खनिज लवण का अवशोषण कर सकती है। इसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण के लिए मूलाभास नामक संरचनाएं होती हैं और विकसित पादपों जैसे कि टेरिडोफाइट, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी पादपों में जल अवशोषण के लिए पाई जाती है पूर्ण रूप से विकसित मूल। इसके बाद देखिए हम लोग मूल की संरचना डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से जल का अवशोषण किया जाता है, निष्क्रिय विधि से, सक्रिय विधि से। ठीक है, इसके बाद में आता है रसारोहण। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि रसारोहण से हमारा क्या मतलब है। रसारोहण से हमारा मतलब है कि जो जल अवशोषित किया गया है, ठीक है, जल और जल के साथ में कुछ खनिज लवण, देखिए केवल शुद्ध जल का अवशोषण नहीं किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा जल और कुछ खनिज लवण का, कुछ खनिज लवण का अवशोषण किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जल जो है एक तनु विलयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तनु विलयन के रूप में जल को अवशोषित किया जाएगा और ये जो तनु विलयन है वह पादप के मूल से पादप के शीर्ष तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, पादप के मूल से लेकर के कहां तक जाएगा, पादप शीर्ष तक जाएगा। ठीक है, पादप शीर्ष का मतलब है पर्ण में, पर्ण के साथ साथ पादप के अलग अलग अंगों में जाएगा। ठीक है, तो जल का तनु विलयन या अवशोषित किया गया जल पादप के मूल से पादप के शीर्ष भाग तक, पादप के पर्ण तक या पादप के अन्य अंगों तक स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रसारोहण। और रसारोहण के लिए कौन कौन सी क्रिया विधि है, किस तरीके से रसारोहण, देखिए क्योंकि रसारोहण जो है उसमें एक तरफ से देखा जाए तो वो बहुत प्रबल बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बल कौन सा है, गुरुत्वीय बल। ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, बहुत ज्यादा प्रबल है और उस बल के विपरीत दिशा में जब जल जाता है तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से ऊपर जा रहा है बिना किसी पंप के। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 बल, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे मूल दाब सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है भौतिक बल सिद्धांत। तो देखिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत, देखिए स्टूडेंट, जैव बल सिद्धांत से हमारा यह मतलब है कि जैव बल सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि रसारोहण की प्रक्रिया तने में उपस्थित जीवित कोशिकाओं की क्रियाओं से उत्पन्न जैविक बल के कारण होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, रसारोहण की प्रक्रिया के लिए बल कहां उत्पन्न होता है, तने की जीवित कोशिकाओं में, तने की जीवित कोशिकाओं, तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं से, में होने वाली क्रियाओं से, में होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न
उत्पन्न बल के कारण रसारोहण होता है। ठीक है, तो यह बताया गया है जैविक बल सिद्धांत में। जैविक बल सिद्धांत में क्या कहा गया है कि पहले तो यह पता होना चाहिए आप लोगों को कि रसारोहण क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास पादप है और पादप में ये मूल है, पादप की ये जड़ें हैं और जड़ों के बाद में यहाँ पर पादप में मान लिया कि लीव है, पत्तियां हैं। ठीक है, तो क्या होता है रसारोहण, एक बार जल का अवशोषण कर लिया गया मूल द्वारा, तो अब जल कहाँ आ गया, मूल में। तो मूल से जल किस तरीके से होता हुआ पादप के पर्ण में और पादप के शीर्ष तक जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रसारोहण। ठीक है, तो रसारोहण कैसे होता है समझाने के लिए दिए गए 3 बल या 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत में यह कहा गया है कि रसारोहण के लिए जिम्मेदार बल या रसारोहण के लिए रेस्पॉन्सिबल या रसारोहण होने के लिए जो बल चाहिए, वह बल कहां पर उत्पन्न होता है, वह बल तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न बल के कारण क्या हो रहा है, रसारोहण हो रहा है। और इसी उत्पन्न बल कहां पर उत्पन्न हुआ है, ये जीवित कोशिकाओं में, और जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण यह बल उत्पन्न हुआ है। और इसी बल को कहा गया है जैव बल। ठीक है, इसी बल को क्या कहा गया है, जैव बल। और जैविक बल सिद्धांत के अनुसार या जैव बल सिद्धांत के अनुसार यही बल पादप में रसारोहण यानी कि जल को ऊपर खींचने के लिए आवश्यक है या जिम्मेदार है। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग सिद्धांत दिए, तो वो हम 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। देखिए, जैव बल सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो दिया था गोडलेवस्की ने। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, जैव बल के अंदर भी अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग सिद्धांत दिए गए, तो सबसे पहला सिद्धांत दिया था गोडलेवस्की ने। गोडलेवस्की को सिद्धांत को हम कहते हैं रिले सिद्धांत, रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत कहा जाता है इसको। ठीक है, इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि जाइलम की पेरेन्काइमा और मज्जा किरणों की कोशिकाओं में, ठीक है, इसमें यह कहा गया है जाइलम की पेरेन्काइमा एवं मज्जा किरणों की कोशिकाओं में या कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, कि कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। आवर्ती परिवर्तन होते हैं और यही आवर्ती परिवर्तन रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। यही आवर्ती परिवर्तन, पादप परासरण दाब में जो आवर्ती परिवर्तन है, यही आवर्ती परिवर्तन किसके लिए उत्तरदायी है,
रसारोहण के लिए, रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। देखिए कैसे इसको समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि ये कोशिकाएं हैं, इसको समझने के लिए हम कोशिकाएं बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जाइलम की पेरेनकाइमा या मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाएं हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन। ठीक है, परासरण दाब में आपको जो समझने वाली बात इसमें है वो है आवर्ती। ठीक है, आवर्ती का मतलब है कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी कम कभी ज्यादा, आवर्ती बार बार इस तरह से वो चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। देखिए कैसे, इस तरह से कोशिकाएं लगी हुई है मान लीजिए, तो क्या होगा, पहले इस कोशिका का परासरण दाब हो जाएगा उच्च। ठीक है, ये जो कोशिका है उस कोशिका का परासरण दाब क्या हो जाएगा, उच्च परासरण दाब, उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। अगर इसका परासरण दाब उच्च है तो जल इसमें अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, मान लीजिए सबसे नीचे वाली जो कोशिका है, सबसे पहले उसका परासरण दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और परासरण दाब बढ़ने की वजह से जो भी जल है मूल रोमों से जल होता हुआ इसके अंदर आएगा। इसके बाद क्या होगा, दूसरी अवस्था में, ये इसकी पहली अवस्था होगी। अब इसमें हमने क्या लिखा है, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझने वाली बात है कि इसमें लिखा है आवर्ती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ही कोशिका में कभी उच्च परासरण दाब होता है, पहले उच्च, उसके बाद में क्या होगा, इसके जो अगले वाली कोशिका है इसमें उच्च हो जाएगा परासरण दाब, और इसमें क्या हो जाएगा, निम्न, निम्न ऑस्मोटिक प्रेशर। जब इसमें निम्न होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च परासरण दाब। अब इसमें पहले तो इसमें उच्च था। ठीक है, ये जाइलम की पेरेनकाइमा कोशिकाएं हो सकती हैं, या फिर तने में जो मज्जा किरणें हैं उनकी कोई कोशिका हो सकती है। अब इसमें किस तरीके से जल ऊपर की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में किस तरीके से बल जाता है, ये हमें समझना है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये हम पढ़ रहे हैं जैव बल सिद्धांत, ये हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली। और जैव बल सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत, जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे गोडलेवस्की। इन्होंने ये कहा है कि रसारोहण के लिए जिम्मेदार बल जो है वो कहां से उत्पन्न होता है, जाइलम की पेरेनकाइमा एवं मज्जा किरणों की कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। आवर्ती परिवर्तन आपको ध्यान रखना है, आवर्ती का मतलब है कभी कम होगा कभी ज्यादा, फिर कम हो जाएगा फिर ज्यादा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पहली ये पहली कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, तीसरी, चौथी, इस तरह से लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक साथ आगे जुड़ी हो सकती हैं। तो पहला चरण जो है वो क्या होगा, इसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसका परासरण दाब अगर उच्च हो जाएगा तो पहले जल इसके अंदर आएगा। ठीक है, जल आ गया इसके अंदर। अब जैसे ही ये जल से पूरी भर जाएगी तो इसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परासरण दाब जैसे ही कम होगा तो इसका परासरण दाब कम हुआ तो इसके आगे वाली का परासरण दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, रिले का मतलब क्या है, देखिए इसमें एक आ गया ना रिले सिद्धांत। ठीक है, तो रिले का मतलब यही होता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा, एक स्पोर्ट्स होता है रिले रेस। ठीक है, रिले रेस में क्या होता है, एक इंसान भाग करके आएगा और आगे उसी का एक साथी खड़ा होगा ताकि उसको वो जो भी उनका ऑब्जेक्ट होता है वो पकड़ा करके फिर वो भागेगा, फिर वो अपने वाले आगे वाले साथी को देगा। तो इस तरह से ये 4-5 आगे आगे भागते रहते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी समझाया गया है। पहले इसका उच्च परासरण दाब होगा, उच्च परासरण दाब के बाद में इसमें जल आ जाएगा। फिर उच्च परासरण दाब, क्योंकि इसमें जल आ चुका है तो वह क्या हो जाएगा,
निम्न परासरण दाब हो जाएगा, और निम्न के बाद में अगले वाली कोशिका में परासरण दाब क्या हो जाएगा, उच्च। अब जल कहां से कहां जाएगा, निम्न से उच्च की तरफ जाएगा, तो अब जल इसमें आ जाएगा। इसमें जल आने के बाद में अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, वापस से निम्न हो जाएगा, निम्न ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें अगर निम्न हो गया तो जो तीसरी कोशिका है उसमें क्या हो जाएगा, उच्च परासरण दाब हो जाएगा। तो इसमें अब निम्न हो गया तो जल इससे इसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आप सोच सकते हो, पहले इसका परासरण दाब उच्च होगा, फिर निम्न होगा, फिर उच्च हो जाएगा, फिर निम्न। तो पहले इसका उच्च हुआ, उच्च होने से जल इसके अंदर आ गया, जल आने से इसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और इसका जैसे ही परासरण दाब निम्न होता है, इसके अगले वाली का परासरण दाब क्या हो जाएगा, उच्च परासरण दाब हो जाएगा। और जल निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की तरफ जाता है हमेशा। जल कहां से कहां जाता है, निम्न परासरण दाब से निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की तरफ, उच्च परासरण दाब की तरफ, ठीक है, उच्च परासरण दाब की तरफ ये जाता है। तो इस तरह से ये आगे से आगे, फिर इसका परासरण दाब जैसे ही जल आ गया तो परासरण दाब अब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और उसके बाद में जल यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इस तरह से ये होता हुआ आगे से आगे, आगे से आगे ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नियम था जो था गोर्ड-लेविस्की का, और इस सिद्धांत को कहा गया है रिले पंप सिद्धांत। रिले का मतलब है एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहले उच्च परासरण दाब, फिर इसमें निम्न, फिर इसमें उच्च, इसमें निम्न, इस तरह से ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पहला नियम है गोर्ड-लेविस्की का। इसके बाद आते हैं सर जेसी बॉस। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक जो कि जैव बल सिद्धांत को रसारोहण के लिए उत्तरदायी मानते हैं, उन्होंने दिया है स्पंदन सिद्धांत। ठीक है, तो ये आते हैं सर जेसी बॉस। सर जेसी बोस, सर जेसी बोस का जो सिद्धांत है इसे कहा गया है स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत में यह कहा गया है कि पहली बात तो हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि जेसी बोस ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। भारतीय टेलीग्राफ पादप, डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस उसका वैज्ञानिक नाम है, भारतीय टेलीग्राफ पादप का। तो याद रखिए, जैव सिद्धांत के पक्ष में दूसरे वैज्ञानिक जो थे वो थे जेसी बॉस, और जेसी बॉस ने अपना जो प्रयोग किया वह किया था भारतीय टेलीग्राफ पादप के ऊपर, जिसका वैज्ञानिक नाम है डेस्मोडियम गायरेंस। और इन्होंने क्या कहा है, तने के वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाओं में, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, तने के वलकुट, वलकुट यानी कि कॉर्टेक्स, तो तने के वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाएं, वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाओं में, आंतरिक कोशिकाएं, आंतरिक कोशिका वो कोशिका जो अंतःत्वचा के संपर्क में रहती है। ठीक है, सबसे आंतरिक कोशिका, सबसे आंतरिक कोशिका मतलब जो अंतःत्वचा के संपर्क में रहती है।
अंतस अंतस्त्वचा के संपर्क में रहती है। ठीक है, देखिए हमने जब पढ़ रहे थे हम लोग किस तरह से जल का मार्ग होता है, तो जल का मार्ग में हमने 4 कोशिकाएं बनाई थी इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हमने बनाया था। ठीक है, इसमें हमने ये बना था, ये तो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बाद में यहां पर कोर्टेक्स या वलकुट, और ये अंतस्त्वचा। ठीक है, ऐसा बनाया था हमने। तो यहां पर हमने एक एक कोशिका दिखाई थी, लेकिन वलकुट में केवल एक ही कोशिका नहीं होती है, वलकुट में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इस तरह से हमने केवल एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक ही कोशिका दिखाई थी, लेकिन वलकुट में और भी बहुत सारी कोशिकाएं। तो जेसी बोस ने क्या कहा है, तने के वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिका, सबसे आंतरिक कोशिका कौन सी, जो अंतस्त्वचा के संपर्क में रहती है। ये कोशिकाएं जो अंतस्त्वचा के संपर्क में रहती है, इस तरह से ये कोशिकाएं, ये किसके संपर्क में है, अंतस्त्वचा के संपर्क में है। तो ऐसी कोशिकाएं जो अंतस्त्वचा के संपर्क में रहती हैं, कोशिका में नियमित स्पंदन होते रहते हैं या लयबद्ध स्पंदन होते रहते हैं। लयबद्ध स्पंदन होते हैं जो रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। ये जो लयबद्ध स्पंदन है वह रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, रसारोहण के लिए ये उत्तरदायी है। क्या कहा है इन्होंने कि जल, हमने ये पढ़ा था कि मूल रोम से होता हुआ जल जो है किस तरह से जाइलम तक जाता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाएं, ये वलकुट की कोशिकाएं हैं, और इस वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिका जो अंतस्त्वचा के संपर्क में है। ठीक है, जो किसके संपर्क में होंगी, अंतस्त्वचा के संपर्क में होंगी। और अंतस्त्वचा के संपर्क वाली कोशिकाओं में मान लीजिए इस तरह से ये कोशिकाएं हैं, और इनके आगे फिर क्या होगी, अंतस्त्वचा। ये मान लीजिए कि अंतस्त्वचा है, और ये वलकुट की सबसे आखिरी कोशिकाएं हैं। तो सर जेसी बोस के अनुसार इन कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होते रहते हैं, जैसे हमारे हार्ट में स्पंदन होते रहते हैं। ठीक है, तो लयबद्ध स्पंदन की वजह से क्या होता है, जब ये सिकुड़ती हैं तब ये क्या करती हैं, जल को इधर छोड़ती हैं। ठीक है, अंतस्त्वचा की तरफ, और जब ये फैलती हैं तो जल को बाहर से ग्रहण करती हैं। तो ऐसा मानना था जेसी बोस का। ठीक है, उनके अनुसार तने की वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाओं में जो कि अंतस्त्वचा के संपर्क में रहती हैं, इन कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होते रहते हैं। जैसे ठीक वैसे ही जैसे हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में ये स्पंदन होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट भी क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करने का कार्य कर रहा है। तो उसी तरीके से ये जो कोशिकाएं हैं, ऐसा मानते थे सर जेसी बोस, जो कि सही है। किसके केस में, इंडियन टेलीग्राफ, भारतीय टेलीग्राफ पादप के विषय में ये बात सही है। हालांकि और दूसरे पादपों के विषय में ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय टेलीग्राफ पादप के विषय में ये बात सही है कि तने के वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होते हैं, जिसके कारण जल मूल रोमों से अवशोषित होता हुआ जाइलम तक जाता है और आगे रसारोहण की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो ये थे जेसी बॉस। इसके बाद आते हैं स्ट्रॉसबर्गर। तीसरे जो वैज्ञानिक हैं वो है स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने ये कहा है कि जीवित कोशिकाएं रसारोहण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं।
स्ट्रोसबर्गर के अनुसार जीवित कोशिकाएं रसारोहण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं, परंतु ये कोशिकाएं रसारोहण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती हैं। परंतु ये कोशिकाएं रसारोहण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। रसारोहण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती हैं, ये बात बताई थी स्ट्रोसबर्गर ने। देखिए इससे पहले जो दो वैज्ञानिक थे, दो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, गॉडलेवस्की और जेसी बॉस। ठीक है, पहले थे गॉडलेवस्की और सर जेसी बॉस। इनके अनुसार जीवित कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, किसके अंदर, रसारोहण की प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, गॉडलेवस्की का यह मानना था कि जाइलम की पेरेनकाइमा कोशिकाएं और तने में उपस्थित मज्जा किरणों की कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से रसारोहण होता है। सर जेसी बोस का मानना था कि वलकुट की सबसे आंतरिक कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होते हैं, जिसकी वजह से रसारोहण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है या रसारोहण होता रहता है, या मूलों से जल पादप के शीर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रोसबर्गर का यह मानना था कि जीवित कोशिकाएं कभी भी सक्रिय रूप से रसारोहण में भाग नहीं लेती हैं, या जैविक बल कभी भी सक्रिय रूप से पानी को खींचता नहीं है। उनका केवल यह मानना था कि ये जीवित कोशिकाएं ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जिससे कि रसारोहण में सहायता हो सके या रसारोहण की क्रिया आगे हो सके। ठीक है, तो ये था जैविक बल सिद्धांत। देखिए हम पढ़ रहे थे रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि, रसारोहण की क्रियाविधि में पहला था जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत में 3 पॉइंट हमने पढ़े, एक तो गॉडलेवस्की, उसके बाद में जेसी बॉस और स्ट्रोसबर्गर। ठीक है, तीनों को हमने पढ़ लिया और यही जैव बल कहता है। जैव बल के अनुसार जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं से जो बल उत्पन्न होता है उसी की वजह से रसारोहण होता है। पहली बात, रसारोहण शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रसारोहण का मतलब है जल जो कि एक तनु विलयन में है, पादप के मूल द्वारा वह मूल से होता हुआ वह पादप के शीर्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया को रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप कहा जाता है। ठीक है, तो ये जैव बल सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट आता है मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत, तो मूल दाब सिद्धांत क्या होता है, कैसे काम करता है, और मूल दाब के बाद आता है भौतिक बल सिद्धांत। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। रसारोहण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी तरह के भी कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, तो आप व्हाट्सएप पर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मूल दाब सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए